बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, हम अपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं कि किसी भी मुल्क की मईशत को मजबूत करना हो तो रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि इसके ज़रिए मुल्क में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत पैदा की जा सकती हैं, बहुत आसानी पैदा की जा सकती है। लिहाजा बड़ा ज़रूरी होता है कि हुकूमत की जानिब से भी ऐसे सेक्टर के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो नरम हों। टैक्सेस के हवाले से जब हम बात करें वो भी नरम हो, ताकि मजीद यहाँ पर एक तो डेवलपमेंट्स भी हो सकें और मजीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट की जा सकें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इस वक्त क्या हालात हैं रियल एस्टेट सेक्टर के, इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, क्या ये बाइंग टाइम है या सही वक्त है, इस पर भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो इन्वेस्टमेंट करे तो उसको किन बातों का ख्याल रखना है कि उनके साथ स्कैम ना हो। क्योंकि एक आम आदमी को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। जब एक आम आदमी पहली दफ़ा प्रॉपर्टी खरीदता है उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका हमने ख्याल रखना है या खरीदते वक्त वेरिफिकेशन हमने किन चीज़ों की करनी है। लिहाजा हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एजुकेट किया जा सके इस हवाले से। मजीद आज के प्रोग्राम में हमने ये भी बात करनी है कि मार्केटिंग के हवाले से बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन ग्राउंड रियलिटी उनकी कुछ और होती है, लैंड नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होती, मगर मार्केटिंग के जरिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेल कर दिया जाता है और उसके बाद वो मंजर आम से गायब हो जाते हैं। और इन पर कैसे, इन पैरामीटर्स क्या हैं, इनको किस तरह से पकड़ा जाएगा, किस तरह से जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ ये होती हैं इन पर काबू पाया जा सकेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मजीद हम ये भी बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर के हालात हैं इसमें बेहतरी लाने के लिए, घरों का जो शॉर्टफॉल है इसको ओवरकम करने के लिए, घरों के शॉर्टफॉल को यूं मैं कहूँगा कि जो 2.5 लाख सिर्फ लाहौर में घरों का शॉर्टफॉल है इसको ओवरकम करने के लिए क्या मनसूबाबंदी है। चूंकि हुकूमत पंजाब की जानिब से भी एक प्लान लॉन्च किया गया है अपनी छत अपना घर के हवाले से, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक डेवलपर जो है वो हुकूमत को कैसे सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि सिर्फ हुकूमत भी ये काम नहीं कर सकती और सिर्फ एक डेवलपर भी ये काम नहीं कर सकता जब तक रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े डेवलपर्स हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे और हुकूमत उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेगी तो ये जो एक शॉर्टफॉल है ये बिल्कुल पूरा नहीं हो सकता। इस पर भी हमने बात करनी है। मजीद आज के प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में जब हम बात करते हैं नाजरीन तो ये बहुत एक सोच बनी है, कॉन्सेप्ट बन चुका है कि जब हाई राइज बहुत सारे बनते हैं तो कंक्रीट के शहर बन जाते हैं और फिर वो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट पर कंप्रोमाइज कर लिया जाता है, जो कि हरगिज नहीं होना चाहिए, उसको मेंटेन करना चाहिए। इस पर क्या पैरामीटर्स हैं, जब अप्रूवल्स दिए जाते हैं तो इन बातों का ख्याल रखा जाता है या नहीं, जो कि रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे सामने लाहौर शहर की मिसाल मौजूद है, स्मोक जहाँ पर आती है और सबसे पहला वार लंग्स पर होता है, यानी कि एक आम आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जो कि एक बड़ी खतरनाक चीज़ है। लिहाजा रियल एस्टेट सेक्टर ये सिर्फ प्रॉपर्टी सेलिंग परचेजिंग नहीं है, रियल एस्टेट सेक्टर से वाबस्ता आप, मैं, हम सब हैं, शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चूंकि हर शख्स ने अपना घर बनाना है, हर शख्स का ख्वाब है अपना घर बनाना। लिहाजा इस ख्वाब को ताबीर में बदलने के लिए पॉलिसीज भी ऐसी होनी चाहिए कि आसानी पैदा हो और हमारे डेवलपर्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए कि आम आदमी अपना घर बना सके। इस महंगाई के दौर में भी उसके पास ये एक कम से कम उसका ख्वाब पूरा करने के लिए आसानी हो कि वो इसमें सेविंग करके आहिस्ता आहिस्ता आसान एक साथ में अपना घर बना सके और डेवलपर फिर डिलीवर भी कर सके। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि जो डेवलपर डिलीवर नहीं करते या डेवलपमेंट नहीं करते और फिर एस्केलेशन और हिडन चार्जेस भी लगाए जाते हैं बगैर क्लाइंट को बताए, एक आम आदमी जो कि इन चीज़ों को समझता ही नहीं है, वो जितने की उसने प्रॉपर्टी खरीदी होती है उसके बाद उससे ज़्यादा उसको पैसे देने पड़ जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में ऐसे लोगों को गिरफ्त में कैसे लाना है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर सुबैल इकराम मौजूद होंगे जो कि CEO ABS डेवलपर्स हैं। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मुझे लाहौर स्टूडियोज में ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर सुबैल इकराम साहब ने, जो कि CEO ABS डेवलपर्स हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और पहला सवाल ही आपसे, चूंकि रियल एस्टेट के हवाले से हमने बात करनी है, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त मार्केट में रियल एस्टेट के जो हालात हैं वो कैसे हैं, कुछ बेहतरी आई है? रिजवान, रियल एस्टेट के हालात बहुत अच्छे हैं। रियल एस्टेट की जो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, मार्केट जो डेप्रिशिएट कर रही थी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि रियल एस्टेट में इनोवेशन नहीं हो रही थी। गुज़िश्ता चंद सालों से हम देख रहे हैं, बल्कि जब से हम बड़े हुए हैं, एक ही पैटर्न के ऊपर जो है वो हाउसिंग स्कीम्स डेवलप हो रही हैं। वो मेन रोड बना दो, फ्रंट पे कमर्शियल दे दो, बैक पे जो है वो रेजिडेंशियल दे दो, और इसी पैटर्न के ऊपर ही पूरा पाकिस्तान लगा। और मैं ये समझता हूँ इस पैटर्न के जो बानी है और जनाब मलिक रियाज हुसैन साहब जो चेयरमैन है बहरिया टाउन के, बहुत एक नामवर और बहुत बड़ा ब्रांड है।
मलिक साहब के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं आया है जिसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर इनोवेशन की हो। तो जो बंदा भी इनोवेशन करेगा, जो बंदा भी इसके अंदर जिद्दत लाएगा, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। क्योंकि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, अगर आप लाहौर शहर की बात कर लें, हम पाकिस्तान को छोड़ देते हैं, ठीक है, 2.5 लाख घरों का डेफिसिट है। और जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जिस तरह लाहौर में, सिर्फ लाहौर शहर की बात कर रहा हूं, जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जिस तरह लोग जिस पसमानदगी के अंदर रह रहे हैं, ये नीड है। घर जो है एक बुनियादी मैं समझता हूं जरूरत है हर इंसान की। आप हो, मैं हूं, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, जिस मर्जी क्लास से कोई बंदा ताल्लुक रखता हो, तो मैं ये समझता हूं इस नीड को पूरा करने के लिए इस वक्त मार्केट के अंदर नए डेवलपर्स मार्केट में आ चुके हैं जो कि बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं। हाई राइज के अंदर बहुत जबरदस्त इनोवेशन हो रही है। बल्कि रिसेंटली हमने देखा है कि कमर्शियल की जो खरीदो फरोख्त है उसमें एक मैसिव जो है वो इंक्रीज आया। तो मैं तो समझता हूं कि यहां पे नेसेसिटी बेस्ड काम हो रहा है, लग्जरी बेस्ड तो काम ही नहीं हो रहा। तो हम कभी जिंदगी के अंदर ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार है। ठीक है। अच्छा, आपने मलिक साहब की चूंकि बात की, मलिक रियाज साहब की, अभी सुनने में ये भी आया कि बहरिया टाउन दुबई आ रहा है, तो उसके वाले से भी कुछ बताइए। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्टमेंट देखें, एक तरफ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं, रियल एस्टेट में बड़ा बूम आ रहा है, दूसरी जानिब जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर है वो भी हमने देखा गल्फ में बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। क्या वजह समझ रहे हैं? देखें, मलिक रियाज हुसैन इज द सिंबल ऑफ एक्सीलेंस। मैं उनको हमेशा ये खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि मलिक साहब की रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ना सिर्फ रियल एस्टेट के अंदर बल्कि पाकिस्तान की मईशत के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उनके इदारे ने ना सिर्फ टैक्सेस दिए बल्कि उनके इदारों ने लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ रोजगार, इन टर्म्स ऑफ हेल्प, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स, इन टर्म्स ऑफ स्कूल्स, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन डेवलप किया पाकिस्तान के अंदर। लाखों लोगों को जो है वो इस वक्त जो है वो खाना खिलाते हैं, मुस्तफीद होते हैं लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। तो देखें, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक एक्सीलेंस का सिंबल हासिल किया। और जो हम तक इतलात मौसूल हुई हैं वो ये है कि दुबई के जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनकी खिदमात जो है वो दरकार की हैं कि आप यहाँ पे भी जो है वो एक रियल एस्टेट का मंसूबा बनाएं। और ये एक ऑफ द रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ, वो वाली टीम बहरिया टाउन कराची का विजिट करके गई। दुबई गवर्नमेंट के लोग थे, दुबई गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं वो बहरिया टाउन कराची, और देवर एस्टोनिश्ड कि ये इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर जो है ये कैसे बन गया पाकिस्तान में। तो देखें, हर बंदा चाहता है कि उसका मुल्क डेवलप करे, उसके मुल्क के अंदर खुशहाली तरक्की आए, उसके मुल्क के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बने। और दुबई गवर्नमेंट इज वेरी लॉयल टू देयर कम्युनिटी, देयर लैंड, देयर कंट्री। तो उन्होंने फिर मलिक साहब की खिदमात दरकार की। और ये हमारे लिए बाइस फख्र बात है कि पाकिस्तान का एक ब्रांड जो है बैनुल अक़वामी रेस के अंदर शामिल हो गया। मतलब हम फख्र से कह सकते हैं कि पाकिस्तान का ब्रांड है जो कि दुनिया के अंदर जो है वो झंडे गाड़ है। क्योंकि मेरा ये बिलीव है इसमें इज्जत पाकिस्तान की है। ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांड उठा है और वो दुनिया को कॉन्कर कर रहा है, दुनिया के मैदान को फतह कर रहा है। तो इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमको कामयाबियों से हमकिनार करें। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान में बहरिया टाउन के डिफरेंट शहरों में हमने देखा, बहरिया टाउन के डिफरेंट फेजेस भी आए, मेगा प्रोजेक्ट्स आए, तो यानी आने वाले वक्त में अब पाकिस्तान में इस तरह के कोई मामला नहीं होंगे, अब ये गल्फ में फिर नहीं, ये कहना तो बिल्कुल कबल वक्त होगा। पाकिस्तान के अंदर पेशावर उन्हें लॉन्च कर दी है, मुसलसल कराची के अंदर एक्सटेंशन चल रही है, मुसलसल लाहौर एक्सपैंड कर रहा है, मुसलसल जो है पिंडी एक्सपैंड कर रहा है, हर मेजर शहर के अंदर उनके ऑपरेशन जारी हो सारी हैं। तो ये कहना तो दुरुस्त नहीं। मैं आपसे इसलिए डॉक्टर सवाल कर रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि जो पाकिस्तान की बिग गन्स हैं या रियल एस्टेट सेक्टर के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से बाहर पैसा लेके जा रहे हैं या बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं कि हम लोग किसी के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। हम ये देखते हैं कि इस वक्त बहरिया टाउन क्या कर रहा है, दीगर डेवलपर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह शायद मैं समझ जाऊंगा हुकूमत की नाअहली है। अच्छा, हुकूमत जो है वो सहूलियात मुयस्सर करने में नाकाम हो गई है जो बैनुल अक़वामी जो कुव्वतें हैं या बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। मतलब इन्वेस्टर को, डेवलपर को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है सरमाए का, उसको इस चीज का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है कि उसका जान माल इज्जत जो है वो स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है। किसी भी डेवलपर को ये एक उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। क्या यहाँ पे अंडर द टेबल जब डेवलपर को रिश्वतें देनी पड़े, यहाँ पे अंडर द टेबल जो है मामला तय करने पड़े, यहाँ पे जब डेवलपर्स को नोटिस आए, जब डेवलपर्स के ऊपर ऑपरेशन किए जाएं, जब डेवलपर्स के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पर्चे करवाए जाएं, तो मैं ये समझता हूँ डेवलपर मुतनफ़िर होता है। हम लोगों ने बहसीयत कौम इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है और हम लोग ये चाहते हैं पाकिस्तान जो है वो
मुस्तहकम हो, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो, और पाकिस्तान को तरक्की और मुस्तहकम करने के अंदर, तरक्की याफ्ता और इस्तेहकाम दिलाने वाले जो लोग हैं वो मैं ये समझता हूँ डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान है, जो कि इसके अंदर भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं कि आपका मुल्क डेवलप करे। डेवलप किसने करना है? डेवलपर ने डेवलप करना है। तो जब डेवलपर को ही जो है वो आप तोड़ेंगे, उसको आप पाबंदे सलासल करेंगे, तो डेवलपर भाग जाएगा। डेवलपर को अपॉर्चुनिटी चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी दुनिया हाथ फैला के जो है वो इंतजार कर रही है, वो डेवलपर को अपॉर्चुनिटी फराहम कर रही है। डॉक्टर कौन सी पॉलिसीज आप समझते हैं जिसके बायस ये डेवलपर को मुश्किलात का सबसे पहले मैं ये समझता हूं टैक्सेशंस जो है ना, वो उसका निजाम दुरुस्त होना चाहिए। मेरे मुताबिक ये है कि टैक्स का निजाम बेहतर होना चाहिए। मेरे मुताबिक जो है वो वन विंडो ऑपरेशन होने चाहिए अप्रूवल्स के। देखें, हम यहाँ पे अभी भी जो है ना बहुत पीछे हैं। हम 70 साल पुराना निसाब खोल लेते हैं अगले बंदे को मस्ख करने के लिए, अगले बंदे को रुस्वा करने के लिए, अगले बंदे को जलील करने के लिए। आप कानून के अंदर तब्दीलियां लाएं। सिनेरियो बदल चुका है, जमाना बदल चुका है, चीज़ें मुख्तलिफ तर्ज पर चल रही हैं। इस वक्त हाई राइज के जो है वो अल्लाह आपका भला करे दौर चल रहा है हाई राइज का। मजेदार बात है, हाई राइज के अपार्टमेंट के टैक्स ही डिफाइंड नहीं है। अपार्टमेंट का टैक्स डिफाइंड ही नहीं है किसी भी किताब के अंदर। तो मैं ये समझूंगा कि आप इस हाई राइज को सपोर्ट करें, वन विंडो ऑपरेशन लाएं, क्योंकि मैं खुद हाई राइज से वाबस्ता और अल्लाह के फजलो करम से बबंगे दौल ये बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर रहेंगे, पाकिस्तान की मिट्टी में ही काम करेंगे और इस मिट्टी में ही दफन होना पसंद करेंगे, ना कभी बाहर जाएंगे, ना अपने सरमाए का 1 रुपया बाहर लेके जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, जो एक आम शहरी है, आपने बताया डेवलपर की ये मुश्किलात हैं, जो आम शहरी है उसने तो पाकिस्तान में ही अपना घर बनाना है, और खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो उसकी बड़ी नजरें हैं इस वक्त के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन ओवरसीज क्लाइंट बहुत ज्यादा। देखें, किन बातों का ख्याल रखें? पहले तो आप ये बात समझ लें, ओवरसीज रेमिटेंस की आपको जरूरत है। ठीक है, आप ओवरसीज को इंकरेज करते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करो। ओवरसीज ने यहां पे चाय का खोखा तो नहीं लगाना, ठीक है, या आलू छोले की रेडी तो नहीं लगानी, उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। दुनिया का ये दस्तूर है। दुनिया के अंदर एक चीज जो है वो चल रही है कि हर बंदा, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी सरमायाकार है, ख्वाह किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता हो, कोई करियाने की दुकान चलाता हो, कोई स्टोर चलाता हो, या बाहर गैस स्टेशन रन करता हो, बाहर जॉब करता हो, वो इन्वेस्ट बैंक में नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो मुस्तकिल इन्फ्लेशन का शिकार हुई है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। तो आप रियल एस्टेट कैसे बेहतर होगा? उसका ट्रस्ट ये होगा जब गवर्नमेंट हिफाजत करेगी, जब गवर्नमेंट मुहाफिज बन जाएगी ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का। डॉक्टर, डेवलपर की भी बड़ी जिम्मेदारी है ऐसी सूरत हाल में कि डेवलपर भी डिलीवर करे प्रोजेक्ट। बहुत से डेवलपर्स भी ऐसे हैं जो डिलीवर नहीं करते, जिसके बायस ट्रस्ट शेक होता है। देखिए, मैं तो कहता हूं ऐसे डेवलपर्स को सख्त कड़ी से कड़ी सजाएं देनी चाहिए जो डिलीवर नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, जो प्लॉटों का टोकन देके मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स से जो है वो अपने प्रोजेक्ट की तशहीर करवाते हैं। मतलब यहां पे हैरानकुन बात यह है कि डेवलपर्स के हाथ के अंदर कागज ही नहीं होता प्लॉट का, ओनरशिप ही नहीं होती, ऑनरशिप ही नहीं होती, और प्रोजेक्ट लॉन्च करके बैठे होते हैं। मतलब बनाना रिपब्लिक है ना। बिल्कुल। तो मैं ये बात बड़ी वाज़ेह करता हूं, मैं सबूत से करूंगा। ठीक है, कि यहां पे भाई चले हम अगर किसी डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज मुख्तलिफ टाउन है, भाई डेवलपर जो एक तो LD अप्रूव टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या TMA अप्रूव, जो भी व्हाटसोएवर। ठीक है, दूसरी बात, आप प्लॉट तो खरीद ले पहले, आपने प्लॉट का टोकन दिया, आप लॉन्च करके बैठे हुए हैं। मतलब यहां पे तो प्लान फ्रॉड होते हैं। यानी कि आम आदमी जो इन्वेस्ट करता है वो पहले डेवलपर से ओनरशिप के कागजात चेक कर ले। आप ये क्या, ओनरशिप के कागजात के बगैर अगर आपने किसी को 1 रुपया भी पकड़ाया तो आप अपने पापा खुद कुल्हाड़ी मारे हैं। बल्कि आप जो भी आपका अप्रीहेंशन है, जो भी आपके सवालात हैं, जो भी आपको चीजें रिक्वायर्ड है, वो आप चेक करें, पहले वेरीफाई करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। ये देखें, मुश्तरी होशियारबाज। और हम आपको बात है, हम कभी जिंदगी में माइंड नहीं करते हैं। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन पूछे, आप मीडिया के ऊपर पूछें, कैमरों के सामने हमसे सवाल करें, हम तो नहीं घबराते। और एक और बात, जो छुपता है डेवलपर, जिसने आगे अपने करिंदे रखे होते हैं, वो कभी जिंदगी के अंदर जो है ना वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। अगर इतनी जुर्रत है, अगर इतने आप अच्छे और सच्चे हो, तो कैमरे पे आगे फेस करो, अपने प्रोजेक्ट को खुद ब्रीफ करो, अपने प्रोजेक्ट के जो है वो मामलात को जो है लोगों के सामने रखो शफाफियत से। मैं ये समझता हूं कि अगर लोग इंक्वायरी करना शुरू कर दें प्रोजेक्ट्स की, तो फ्रॉड ही ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से प्लॉट्स ऐसे भी हैं जिनमें वो आसानी से एक साथ भी अदा कर रहे होते हैं। डेवलपर्स की मैं बात कर रहा हूं, बहुत से बिल्डर्स ऐसे हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है सोसाइटीज की जानिब से, वो काम अच्छा भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर किसी के पास ओनरशिप नहीं आई, वो साथ साथ पैसे दे रहे हैं, अगर उनको राइट्स भी मिल जाए तो ऐसे लोगों के लिए तो मैं ये बात करता हूं कि भाई अगर तो कोई ऐसा टाउन वाला है, अगर वो जिम्मेदारी उठाता है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की, तो वेल एंड गुड है। अगर डेवलपर उठाए ना जिम्मेदारी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये बात करता हूँ, बड़े कम इदारे हैं, मेजॉरिटी तो इदारे ऐसे नहीं है, कम इदारे हैं, बड़े बड़े नाम हैं,
ऐसे लोग इस मुआशरे के अंदर हैं जो बड़ा ज़बरदस्त डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। अगर वो गारंटी दें कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर जो है प्रोजेक्ट बन रहा है और इसको डिलीवर कराने की जिम्मेदारी सोसाइटी की है, वेल एंड गुड। चलें, एक तो आपने ये हल बताया है कि ओनरशिप देख लें, लेकिन अगेन फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है। और ये जो आप हाईरेज की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बैक टू बैक हजारों की तादाद में, मैं कहूंगा सैकड़ों की तादाद में भी नहीं, लाहौर में हाईरेज प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। बहुत से नए डेवलपर्स भी मार्केट में आ गए। देखें, एक बंदा जिसने 10 मरले की कभी बिल्डिंग में बनाई, हाँ, वो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े जो है वो एक आर्किटेक्ट को 2 लाख रुपए दे के बड़ी बिल्डिंग बना देता है। यानी चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, हर बंदा लॉन्च कर सकता है। और आपको मैं बात बताऊं, हम अपने आप को सबसे पहले पेश करते हैं चेक एंड बैलेंस में। ठीक है, आप बनाए कवानीन, हम उसका एहतराम करते हैं। आप बड़े बड़े स्ट्रिक्ट लॉ, जितने आप सख्त बना सकते हैं, आप एस्क्रो अकाउंट की शिक्ल लगा दें, हम तैयार हैं। हम चाहेंगे कि आप पाकिस्तान की हुकूमत स्ट्रिक्ट लॉज लगा दे हाई राइज डेवलपर के लिए या टाउन डेवलपर्स के लिए भी, कि यार ये एसओपीज इनको फॉलो करना है और उन एसओपीज में आवाम को प्रोटेक्ट करे। सबसे पहले डॉक्टर सुबैया अली कराम लाइन में खड़ा होकर जो है वो एसओपीज को फॉलो करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे हटके भी आज हमने टॉपिक को छेड़ना है और वो है इंटरनेट का। चूंकि रियल एस्टेट सेक्टर की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं अंदाजा कि रियल एस्टेट सेक्टर में जो आईटी का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, ये कितना इसके असरात होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, जो इंटरनेट इतना स्लो चल रहा है और पाकिस्तान के तो हालात यूं लग रहे हैं जैसे हम 20 साल पीछे चले गए, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? इसकी इंपॉर्टेंस पे कुछ बात करना चाहता हूं मैं। इंपॉर्टेंस नहीं, मैं ये समझता हूं कि इट्स ए नीड, इट्स ए रिक्वायरमेंट। ये इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके बगैर देखें, आजकल जो मेजॉरिटी मार्केटिंग 95% जो मार्केटिंग है वो किस पे हो रही है? वो सोशल मीडिया पे हो रही है। आप ओवरसीज क्लाइंट को किस तरह अप्रोच कर रहे हैं? सोशल मीडिया के थ्रू अप्रोच कर रहे हैं। आप ओवरसीज क्लाइंट से जो है वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं? वो आप थ्रू सोशल मीडिया एप्स कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया इस वक्त जरूरत बन चुकी है। मतलब कई कारोबार जो है वो तबाह होकर रह गए हैं सिर्फ इंटरनेट की बंदिश की वजह से, जो पाकिस्तान में इस वक्त फेस करनी पड़ रही है। और मैं ये समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं आईटी सेक्टर ग्रो करे पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर इंटरनेट के किस तरह करेगा? आपके लिए लम्हा फिक्री है कि अमेज़न जो है अपने ऑपरेशंस बंद करने को आया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। आपको जो है वो पाकिस्तान के जो कंटेंट क्रिएटर है उसको जो है वो दुनिया से सबसे कम जो है वो पैसे मिलते हैं। हत्ता के जो टिकटॉक है वो पे ही नहीं करता पाकिस्तान के अंदर, कि भाई हमने आपको पे ही नहीं करना, जबकि टिकटॉक दुनिया के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त जरिया मुआश है। इट्स ए वेरी गुड मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो देखें, आपको इंटरनेट बहाल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं आपकी आईटी इंडस्ट्री बूस्ट करे, आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करे। आपका यहाँ पे जो एक मैन्युफैक्चरर है वो किस तरह अपने प्रोडक्ट को दुनिया के अंदर जो है वो एडवर्टाइज करेगा, एग्जिबिट करेगा, जबकि उसके पास इंटरनेट की सहूलियतें मुयसर नहीं है। और कई लोग यहाँ पे, वजह क्या समझते हैं? कई लोग यहाँ पे अपना आईटी सेटअप दुबई शिफ्ट कर रहे हैं, सिर्फ वजह इंटरनेट है। वजह क्या समझते हैं, क्यों हो रहा है ये? सियासी बुनियादों पे हो गया। सियासी बुनियादों पे देखें, मैं इंटरनेट स्लो अचानक हो गया और वो बयानात ऐसे आते हैं कि जी वो आजकल वो तार को काट दिया गया है समंदर के अंदर, इस तरह की बातें फिर आती हैं और ये हैरानकुन स्टेटमेंट आती हैं कि इंसान वो वेल जो है ना, वो जो शार्क मछली है वो बड़ी होशियार है, वो पाकिस्तान वाली तार देती है। तो आप जो है ना उस शार्क को संभाल लें, वो शार्क के साथ कोई सेटलमेंट कर लें, उस शार्क के साथ कोई मुफाहमत अफहीम का कोई मामला कर लें कि वो हमारी केबल को चक ना मारे, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेट सही चल रहा होता है। वो शार्क जो है ना, वो शार्क, मैं उस शार्क के सामने अपना एहतजाज सवाल सुन रहे, जो शार्क है वो मछली ही है? सवाल मेरा ये था यार, वो शार्क है। शार्क जो है ना वो ताकत की, खौफ की, वो एक दहशत की अलामत होती है शार्क। ठीक है। तो शार्क से बच करें, बल्कि शार्क के आगे आप अपना हाथ जोड़ें और शार्क को जो है वो रिक्वेस्ट करें, तरला डालें, शार्क हम ए पॉलिटिकल लोग हैं, हम कारोबारी लोग हैं, आप इंटरनेट को बराहे करम, अल्लाह का आपको वास्ता है, इसको बंद ना करें। तो शार्क दोबारा से इंटरनेट को तेज करें। शार्क बहुत अच्छी है। अच्छा, शार्क तरला सुनती भी है और मानती भी है। अच्छा चलें ठीक है डॉक्टर साहब, कुछ बात करते हैं ऐवानों में बैठे लोगों के हवाले से भी। और डॉक्टर साहब, हम गुज़िश्ता कुछ महीनों से ख़ास तौर पर एपिसोड कर रहे हैं इस पर कि जो हालात हो गए, इंटरनेट की हमने बात कर ली, कारोबार की बात कर ली, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बात कर ली, मटेरियल कॉस्ट बढ़ती गई, हमने उस पर बात कर ली, रियल एस्टेट सेक्टर पर बात नहीं हुई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पर बात कर ली। मगर जो ऐवानों में बैठे हुए लोग हैं उनके मुंह से हमने रियल एस्टेट के हवाले से या शायद कारोबारी लोगों के हवाले से बात नहीं सुनी, क्योंकि जब भी हम सुनते हैं तो जंग है, एक पॉलिटिकल जंग जिसको हम कहते हैं, और इसी के हवाले से मामला चल रहे हैं और स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कौन जीता कौन हारा, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है। कारोबारी लोगों के लिए कोई बात चल रही है? देखिए, क्यों नहीं चल रही? मैं इस बात पे बहुत ज्यादा कन्विंस्ड हूँ कि ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं, देखिए मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन ऐवानों से भी ऊपर कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है।
वो जो है मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि एक ऐसी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर एक दो इदारे ऐसे हैं जो मुल्क के बकाओ इस्तेहकाम के लिए काम करते हैं, ठीक है, और उनके लिए पाकिस्तान अव्वलीन तरजीह है, ठीक है। तो मेरा जो है मुतालबा सिर्फ उन हुक्काम में बाला से है कि देखें, हमारी कोशिश, हमारी जद्दोजहद पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और मुस्तहकम करने के लिए है। तो खुदारा आप अहवार में जो लोग बैठे हुए उन पर डिपेंड ना करें, आप खुद जो है वो फ्रंट एंड पे आएँ और मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के बीच की जो रुकावटें उनको दूर करें। कारोबारी बंदा जब तंग होगा, कारोबारी बंदा जब मायूस होगा, तो मुल्क को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, तो मैं देखें, मैं बड़ा एक प्रो आदमी हूँ इदारों का। मैं हमेशा इदारों का एहतराम करने में बिलीव करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपका मुल्क चल नहीं सकता अगर आप इदारों के अगेंस्ट जाएं, अपने मुल्क के इदारों के ऊपर तनकीद करें। तो ये हमारे पाकिस्तानी लोग ही हैं जो इदारों में बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने पाकिस्तानियत का तासुब कायम करना है, हम लोगों ने मोहब्बत को फ़रोग़ देना है, हम लोगों ने इस बात को फ़रोग़ देना है कि यार हमारे डिफरेंसेस अपनी जगह पे, हमारे लिए सिर्फ यही काफ़ी होना चाहिए कि जो सामने बैठा वाला बंदा है, ख्वाह वो किसी भी पार्टी का कुछ भी है, हम उसे सिर्फ इसलिए मोहब्बत करें क्योंकि वो पाकिस्तानी है। दैट्स इट। ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी होना चाहिए और हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे तले एक है। और डॉक्टर साहब, तो बड़ी पॉजिटिव बात करें, ऐसे होने लगे तो पॉलिसीज भी बेहतर हो जाएं। हम भी उसी रब को सजदा करते हैं जिस रब को हमारा मुखालिफ सजदा करता है, हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का कलमा हमारा मुखालिफ पढ़ता है। तो मैं समझता हूँ कि नफरतों को कम किया जाए और उसमें सो फार मैं ये समझता हूँ कि इसमें कंपेन्स रन होनी चाहिए, इसके अंदर जो है वो प्रॉपर जो है वो अवेयरनेस कंपेन्स लॉन्च करनी चाहिए, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हों। चलें, हम पुरुमीद तो हमेशा रहते हैं, पाकिस्तानी कौम हमेशा पुरुमीद रहती है। मैं पुरुमीद हूँ, मैं मायूस कभी नहीं हुआ। बाकी ये भी हम उम्मीद रखते हैं कि कुछ बेहतरी आए। डॉक्टर साहब, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई गुज़िश्ता अरसे में, इतनी महंगाई हो गई कि आम आदमी ने जो वो ख्वाब था उसका अपना घर बनाने का, वो उसने छोड़ दिया, वो कोशिश भी छोड़ दी। तो इस हवाले से क्या पॉलिसी बननी नहीं चाहिए? हम ईवानों के लोगों की बात क्यों ना करें? पॉलिसी मेकर्स वो हैं, उन्हीं ने पॉलिसी बनानी, उन्होंने आसानी पैदा करनी है। गुज़िश्ता मैंने एक एपिसोड भी किया जिसमें पंजाब हुकूमत ने एक प्लान लॉन्च किया जिसमें 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं घर बनाने के लिए। 15 लाख रुपए में, और मेरे साथ जो राना राशिद साहब थे गालिबन, वो फरमाते हैं कि इस 15 लाख में चाहें तो 5 मरला बना लें, चाहे तो 10 मरला बना लें। तो मैं हैरान हो गया कि इसके बाद उनसे क्या सवाल कोई करूं। भी ऐसे इनिशिएटिव खा वो किसी भी पार्टी की तरफ से दिया जाए, किसी भी हुक्मरान की तरफ से दिया जाए, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, जो भी हमारे मुल्क के लिए काम करेगा मस्बत, मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि वो किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। लेकिन आपको लगता है क्या ये काफ़ी है, ये 15 लाख किसी को सपोर्ट करने के लिए, घर के लिए? जो चीज़ अच्छी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल जो है वो एक काफ़ी बेशक ना हो, लेकिन कोशिश तो है ना, कोशिश है कि सपोर्ट है। एक बंदा जिसके पास 15 लाख शॉर्ट हो रहा था और घर नहीं बना पा रहा था, उसके लिए तो है कि वो घर बना सकेगा। बिल्कुल, उसके लिए कंडीशन भी है कि लैंड अपनी हो। तो मैं ये समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त इक़दाम है और मैं इस पे पंजाब हुकूमत को या फेडरल हुकूमत को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। अब महंगाई के ऊपर तो कुछ बात करें। महंगाई की वजह से आम आदमी घर नहीं बना पा रहा, तो डेवलपर क्या आसानी कर सकता है? डेवलपर ये कर सकता है कि वो, चले गवर्नमेंट तो आपने बात की ना, गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा डाल दिया, डेवलपर किस तरह से? डेवलपर इस तरह हिस्सा डाल सकता है जो कि हम भी इस बात को बिलीव करते हैं कि डेवलपर ये कर सकता है कि लॉन्ग प्लान्स दे, बड़ी जो है वो इंस्टॉलमेंट प्लान्स के ऊपर घर दे। डेवलपर जो है अपने प्रॉफिट के ऊपर थोड़ी सी कैंची चलाए। डेवलपर जो है वो अपने मार्जिन्स को कम करे और छोटी डाउन पेमेंट्स ले, वो देखे, वो रिसर्च करे कि इस वक्त एक बंदे की जेब कितना बोझ बर्दाश्त कर सकती है घर बनाने के लिए। तो जहाँ पे तुम लोगों ने प्लान किया 2 साल, वहाँ पे 4 साल प्लान कर लो, जहाँ पे 4 साल प्लान किया 5 साल प्लान कर लो, लोगों को सहूलतें दे दो, एक गरीब आदमी का घर बन जाएगा, कारोबार का कारोबार हो जाएगा और इबादत की इबादत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड और मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर सुबैल इकराम साहब। डॉक्टर साहब, 2019 से 2024 का जब हम ये 5 साल का टेन्योर देखते हैं, कुछ बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट के हवाले से, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, चूँकि बहुत सारे डेवलपर्स का एक ये भी परेशानी है कि वो अपने प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाए। मटेरियल कॉस्ट की जो इंक्रीज़ आया, इसमें कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसके हवाले से। तो एक तो उनकी अपनी भी ये गलती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होती, मगर कुछ लोगों के लिए ये आउट ऑफ द बॉक्स एक चीज़ थी। किस तरह से इसको देखते हैं? रिजवान भाई, ये मैं आपको एक बात बता दूँ, ये सरीहन फ्रॉड है, ठीक है, ये सरीहन गलत बयानी है, ये सरीहन डेवलपर की जानिब से, ठीक है। देखें, मैं हक का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर आज सरिया 250 रुपये का टन है
ठीक है। सीमेंट की बोरी 1450 रुपए की है, और कंक्रीट जो है वो तकरीबन आपको 18 से 20 हज़ार रुपए की मिलती है। अगर ये डबल प्राइस हो जाए, मतलब सरिया 600 रुपए पे चला जाए, हाँ, कंक्रीट जो है वो 34,000 35,000 पे चली जाए, और सीमेंट की बोरी 3,000 रुपए पे चली जाए, ठीक है, तो डेवलपर को एक 1 बेडरूम के ऊपर 1500 से 2,000 रुपए का फर्क पड़ता है पर स्क्वायर फीट। अच्छा, तो इतना मार्जिन वो घर से लेके चलता है। तो लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए ये रोना रोया जाता है, लोगों के ऊपर जबर करने के लिए, लोगों के सरमायाकारी को तबाह करने के लिए ये रीजन दिया जाता है। अच्छा। तो ये कोई वैलिड रीजन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने देखिए जो हक है वो हक है, वो बयान करना चाहिए। और ये जो इजाफा हुआ है, आप क्या समझते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इजाफा देखिए वो अलग डिबेट है, डेवलपर को कितना इंपैक्ट आया, डेवलपर जो कहता है ना प्रोजेक्ट नाकाम हो गया डिलीवर करने में, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। प्राइसेस आज से इस वक्त जो प्राइस है उससे 10 गुना बढ़ जाना, तब हाँ ये फैक्ट है कि प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो सकता। 5 गुना बढ़ जाए तो डिलीवर हो सकता है। जिसकी इंटेंशन है डिलीवर करने की, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर साहब, ये जो आम आदमी है ना बेचारा, जिसने पहले इन्वेस्टमेंट कभी नहीं की या पाकिस्तान से बाहर भी बैठा है, उसको ये चीजें समझ नहीं आती। जैसे मैं आपको कभी कहूं यार सरिया 250 रुपए का था 3 साल पहले, आज जो है वो सरिया 500 रुपए का है, तो वो कहेगा हाँ यार डबल तो हुआ है, लेकिन उसको ये चार्जेस नहीं पता कि आज जो है वो ग्रे सेक्शन की कॉस्ट 5,000 है, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल सरिया और क्या कहते हैं कंक्रीट या ईंट का रेट या सीमेंट का रेट डाल दो, तो अगर डबल भी डाल दो तो 7,000 ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो वो बंदे को इतनी कैलकुलेशन नहीं आती। ले मैन को एजुकेट करना हमारा फर्ज है, और ले मैन की हम हक में हमेशा बात करते हैं। और फिर डॉक्टर साहब ऐसी सूरत हाल में रीजन पेश करके एस्केलेशन चार्जेस डाले जाते हैं, हिडन चार्जेस डाले जाते हैं, बहुत कुछ जुल्म है, नहीं कहना चाहिए। हाँ, दोबारा आप एस्केलेशन, अगर आपको ये जो हक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कुछ नहीं बच रहा, तो आप मुनासिब 4-5 लाख रुपए चार्ज कर लें 1 बेड के ऊपर, या 10 लाख कर लें, लेकिन जो 30-30 50-50 60-60 70 लाख रुपया लेना है वो जाती, बिल्कुल जाती है। डॉक्टर साहब, फिर ऐसी सूरत हाल में सेफ इन्वेस्टमेंट, आसान सा एक मेरा सवाल है, आसान सा जवाब आपसे चाहता हूं आम आदमी को समझने के लिए। सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है? जब इतनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो फिर घबरा के बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट अच्छा डेवलपर जिसका प्रोफाइल मौजूद हो, जिसके प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हो, जिसका माजी में रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसके को मुतासरीन ना हो, जो कि खुदा का खौफ रखता हो, जो कि लोगों के साथ ज्यादतियाँ जुल्म ना करता हो, ऐसे डेवलपर का इंतखाब करें। मैं कहता हूँ सैकड़ों ऐसे डेवलपर मार्केट में मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो आपको रुसवा नहीं करेंगे, वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बात करते हैं कि एफबीआर ने जो ये प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है उसको बढ़ाया है डिफरेंट शहरों में और बहुत से गिरदोनवा के इलाकों में, लाहौर के भी हम बात करें तो किस तरह से देख रहे हैं डेवलपर्स को, बिल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया? मेरी कराची से बात हुई गुज़िश्ता एपिसोड में, उन्होंने कहा हमें ऑन बोर्ड लिया गया, लेकिन जब दूसरी दफा इजाफा हुआ तो उन्होंने कहा हमें बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ये फॉर्मेलिटी थी। तो क्या लाहौर में ऐसा कुछ मामला हुआ है? नहीं लिया। इसको किस तरह से देखती हैं, ये इजाफा क्यों जरूरी बात है? अगर आप कोई भी ऐसे टैक्सेस लगाएंगे, जैसे अभी रिसेंटली एफईडी लगाई है इन्होंने, वो ज़ाहिर बात है रियल एस्टेट सेक्टर को क्रश करती है चीज़, उसमें इन्वेस्टर का, सरमायाकार का एतमाद जो है वो शेक होता है। तो मैं ये समझता हूँ ये कहीं भी रियल एस्टेट के लिए बेहतर नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ फिक्स टैक्सेशन के ऊपर चले जाएं, आप सोच लें बैठ के तसल्ली से अगले 15-20 साल में अपने कौन कौन से टैक्स लगाने हैं, वन टाइम लगा के ले लें, पैसे दे देगा, उसके बाद बंदे को सुकून दे दें, बंदे को जो है वो बार बार जिच ना करें। एक बड़ा क्लियर क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि जिस तरह हम अपने हर प्रोग्राम में बात करते हैं कि हुकूमत रियल एस्टेट सेक्टर को सपोर्ट करे जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट करे, रियल एस्टेट सेक्टर हुकूमत को कैसे सपोर्ट कर सकता है और कहां कहां सपोर्ट कर सकता है? रियल एस्टेट सेक्टर जो है आपको टैक्स दे सकता है, अरबों डॉलर का टैक्स आप ले सकते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर तैयार है अपनी तमाम तर सरमायाकारी को हुकूमत के सामने शो करने में, अपने तमाम तर एसेट को शो करने में, बशर्ते कि आप उनसे वन टाइम टैक्स ले लें। आप वन टाइम टैक्स ले लें। आपको लोग लाइनों में लग के अपनी प्रॉपर्टियां जो है वो शो करा देंगे। फॉर एग्जांपल आज आप जो है वो, अगर आप समझते हैं कि एक नाले घर के ऊपर आप अगले 10 साल में 10 लाख रुपए का टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, प्रॉपर्टी टैक्स हो जाए, रेंट टैक्स हो जाए, कूड़ा टैक्स हो जाए, इनकम टैक्स हो जाए, फलां टैक्स हो जाए, जो मर्जी टैक्स हो जाए, तो आप आज ऐलान कर दें कि भाई 15 लाख रुपया दो, अगले 10 साल कोई भी नहीं छेड़ेगा, 20 साल कोई नहीं छेड़ेगा, या नेक्स्ट ट्रांसफर तक कोई भी नहीं छेड़ेगा, क्योंकि ये स्टैट्स है ना कि एक प्रॉपर्टी 10 साल में एक बार ट्रांसफर हो जाती है। मतलब अगर पाकिस्तान में 2.5 करोड़ घर हैं तो 2.5 करोड़ 10 साल में ट्रांसफर हो जाती हैं, ठीक है। तो आप अगर ये कर लेंगे ना तो आपको 10 साल के बाद ट्रांसफर में फिर 15 लाख रुपया आ जाएगा। आपको आज आप ये दे दें तो एक बंदा 10 साल के लिए तो पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। तो हम इस टैक्स में बिलीव करते हैं। चलें, ये तो बिल्डर्स के लिए हो गया, जो घरों के, मैं घरों की बात कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। बिल्डर भी तो घर ही बेचता है ना। डॉक्टर साहब, हमने शुरू में बात की एपिसोड के घरों का जो शॉर्टफॉल है, बहुत बड़ा एक शॉर्टफॉल है, इसको किस तरह से हल किया जाएगा अगर डेवलपर डेवलपमेंट ना करे तो? रियल एस्टेट डेवलपर को अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये शॉर्टफॉल कम हो जाएगा।
और सपोर्ट करना आपका ये टैक्स ही है, टैक्स पॉलिसी को बेहतर करना टैक्स पॉलिसीज हैं, आपको एमनेस्टी स्कीम्स के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको जो है वो जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उसके ऊपर जो है वो उसकी कॉस्ट कंट्रोलिंग में जाना पड़ेगा, उसकी पॉलिसीज़ के लिए आपको रियल एस्टेट डेवलपर को इत्मीनान में लेना पड़ेगा। आप ये हल मौजूद हैं, ये डॉक्टर सुबैया अली कराम नहीं, ये सैकड़ों बार तजावीज़ पेश। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ध्यान में आया अभी मेरे कि जब ये हाई राइज प्रोजेक्ट्स का इतना अब रुझान है, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बन रहे हैं, कोई पैरामीटर सेट है इनकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि कल को ये अर्थक्वेक आ जाता है, इस तरह के हादसा कराची में तो बेशुमार होते हैं, हम सुनते हैं। आजकल मॉडर्न इंजीनियरिंग बड़ी जो है वो इन है मार्केट। क्या ये अप्रूवल में मौजूद है जब अप्रूवल मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियर की साइंस स्टैंप लगती है, स्ट्रक्चर इंजीनियर एक एक बात का ख्याल रखता है, इसमें सैकड़ों जाने होती हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाने का पाबंद होता है, उसके ऊपर प्रॉपर ख्याल रखा जाता है कि आपने वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, आपने सरिया उसके अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। इस तरह थोड़ी है कि सरिया डाला बिल्डिंग बना दी है, इसके पीछे 4-5 महीने के डिजाइनिंग वर्क होता है, उसमें नए नए जदीद सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसके ऊपर आपका बिल्डिंग का पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो अंदर जाता है और वो प्रॉपर बिल्डिंग की लोड कैलकुलेशन होती है, प्रॉपर उसके ऊपर हर चीज जो है वो डिजाइन होती है। यहाँ तक के लोग तो मॉडल्स बना के उसके ऊपर लोड डाल के उसको हिलाते हैं ताकि हमने जो कैलकुलेशन की है वो सही की है। तो अब बहुत एडवांस हो गई है, अब इस तरह के वाकयात नहीं रूनुमा हो सकते। अब जब तक कोई अल्लाह ताला की कोई तकदीर में कोई चीज लिखी हो। चलें, अब पर उम्मीद है हम आपकी बात से कि इस तरह दिए जा रहे हैं, चेक एंड बैलेंस रखा जाए, बिल्कुल बड़ा जरूरी है। सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बिल्डिंग बन रही है, अब ऐसा कुछ चक्कर। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है डॉक्टर साहब, तो क्विकली हम एंड पर बात करेंगे उन लोगों के हवाले से जो रियल्टर्स हैं, जो ब्रिज का रोल प्ले करते हैं डेवलपर और एक क्लाइंट के दरमियान, वो बड़ा मिसगाइड कर देते हैं कई दफ़ा, या शायद उनको उन चीज़ों का अंदाजा ही नहीं होता। क्योंकि हमने मार्केट में देखा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसर्स हैं या अटैच हो गए हैं। पॉलिसी बना लेना डेवलपर एंड पे कि आप हर चीज़ को डॉक्यूमेंट कर दें, अगर उसका कमीशन है उसको भी डॉक्यूमेंट कर दें, जो क्लाइंट से पैसे हैं उसको भी डॉक्यूमेंट कर दें, तो ये चीज़ें खत्म हो सकती हैं। मेजॉरिटी ये होता है कि आप लेट सपोज फाइल बेच रहे हैं या प्लॉट बेच रहे हैं, तो रियलिटर जो है ना वो रेट निकालता है प्लॉट का, नहीं, रेट निकालना चाहिए डेवलपर कंपनी से ऑफिस से रेट निकालना चाहिए, और उस रेट के ऊपर आपका रियलिटर आपका डीलर भी पाबंद होना चाहिए, तो ये स्कैम्स खत्म हो सकते हैं। अच्छा, मजीद ये डॉक्टर साहब कि हम ये भी देखते हैं कि टीवीसी एड्स बन जाते हैं, बिलबोर्ड्स लग जाते हैं और इदारों के तरफ से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। मार्केटिंग के एस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ, यानी अप्रूवल्स होते नहीं हैं, अक्सर लैंड भी नहीं होती, लेकिन कैंपेन चला के करोड़ों का माल बेच दिया जाता है और उसके बाद डेवलपर भी नजर नहीं आते और लैंड भी नजर नहीं आती, ना प्रोजेक्ट नजर आता है। तो ये कोई किसी किस्म के कोई पैरामीटर सेट होने हैं, कब होने हैं? लोगों का तो बेशुमार पैसा लग गया है, मुतालबा करते हैं फौरन होने चाहिए, उसकी वजह कि हमें नुकसान होता है। क्यों नहीं होते डॉक्टर साहब? अगर एक डेवलपर मार्केट कई सालों से देखते आ रहे हैं ये होते क्यों? अगर एक डेवलपर मार्केट से भाग जाता है तो ये नुकसान हमें होता है इस चीज़ का, ये किसी को नहीं होता है। जो मार्केट में सही काम करने वाले हैं उन पर उनका ये जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट होता है और उनकी प्रोडक्ट को बेचने में मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये ज़ाहिर बात हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो बॉडीज़ बनी हुई हैं, उनकी जिम्मेदारी है इन चीज़ को इंश्योर करना कि आप जो है कोई ऐसी चीज़ बिकने ना दे जो कि इसका वजूद ही नहीं है। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ डेवलपर पे भी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर फॉर एग्जांपल को मास्टर डेवलपर है जिसके टाउन के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, तो वो उसकी टेक केयर करे कि ये प्रोजेक्ट गारंटर हो। बिल्कुल, अब मास्टर डेवलपर को गारंटर बनाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे लिए खैर हम दुबई की बहुत बात करते हैं कि दुबई में पाकिस्तान का $बिलियन लग चुका है गुज़िश्ता कुछ माह में, यानी पाकिस्तान का इन्वेस्टर खुद को सेफ समझ रहा है वहां पर। तो हम पॉलिसीज अडॉप्ट तो कर सकते हैं जहां पर सीखने का कोई अगर जगह हो, मॉडल छाप लें, आप दुबई का पूरा मॉडल छाप लें, एक डेवलपर के लिए जरूरी हो जाए, हो सकता है इंप्लीमेंट पाकिस्तान पूरा उसका प्लॉट खरीदे, एस्क्रो अकाउंट खुलवाए, उसके अंदर 30% जो है वो उसमें पेमेंट जमा कराए, हम रेडी हैं। और जो अच्छा काम करने वाला बंदा वो रेडी होगा, उसको कोई मसला नहीं होगा, पता हो कि भाई जब डिलीवर होगा हुकूमत जिम्मेदारी ले, मास्टर डेवलपर जिम्मेदारी ले, ये क्या भाई टोकन दिया और प्लॉट लॉन्च कर दिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। अच्छा, एक और सवाल मेरा है इस हवाले से, उस पर मुझे कुछ क्लियर भी कीजिएगा। हमारे दोस्त है पिछले एपिसोड में बता रहे थे कि जी कैपिटल गेन टैक्स की जब हम बात करते हैं तो दुबई में वो 4% है और पाकिस्तान में 29%। एक वन टाइम टैक्स है, आपने प्रॉपर्टी ले ली है, वन टाइम टैक्स दे दें। तो ये तो बहुत परेशानी है पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट तो हम करता है, वो टैक्स का नारा पिछले 1 साल से क्यों लगा रहे हैं, हर फोरम पे लगाया, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अंदर खिताब किए इसके ऊपर कि भाई फिक्स टैक्सेशन के ऊपर चले जाएं, ये आपका टैक्स का निजाम ठीक नहीं है। आज चलें, आप रियल एस्टेट में बसते हैं, आप मुझे एक बात का जवाब दें। पूरे एपिसोड में पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, एक वाले घर पे कितना टैक्स है? नहीं पता किसी को पता ही नहीं है, वो कंफर्म ही नहीं है ही नहीं पता कि मैं कहता हूँ जो बाबा रियल एस्टेट है वो भी नहीं बता सकता, तो टैक्स का पता ही नहीं है किसी को। तो आप फिक्स टैक्स के ऊपर चले जाएं, यानी डिक्लेयर्ड नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फिक्स टैक्स हो, डिक्लेयर्ड हो, हिडन कुछ ना हो, और बंदे को एक बार टैक्स देने के बाद राहत की, आराम की नींद आ जाएगी, यार अब मेरे पे कोई टैक्स नहीं है। डॉक्टर साहब, कंस्ट्रक्शन जब हम देखते हैं हाई राइज के हवाले से जितना बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कंक्रीट का शहर बन गया ये सारा, हमने इस एस्पेक्ट्स भी देखना है। लाहौर की जब हम बात करते हैं, स्मॉग बहुत है लाहौर में, कितना बड़ा चैलेंज है।
तो ये जो चीज है इसको भी तो ओवरकम करना है। देखिए, तो इसके लिए प्लानिंग डेवलपर्स के पास होनी चाहिए, हम सिर्फ गवर्नमेंट को कहते हैं। आप लाहौर की आबादी पे कंट्रोल कर लेना कि आबादी ना बढ़े। कंक्रीट का शहर को खिला दिया, क्या दुबई कंक्रीट का शहर नहीं, क्या सिंगापुर कंक्रीट का शहर नहीं, क्या रियाद कंक्रीट का शहर नहीं, क्या न्यूयॉर्क कंक्रीट का शहर नहीं, क्या उनके शहरों के अंदर पोल्यूशन है? ये आप देखें, अपनी नाकामियां दूसरों के सरों पे ना डालें। आप इस चीज को जवाब बना के जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जदों को बना करें, उसको थ्रेट ना करें, काम चलने दें। अगर एक काम ही आपके मुल्क में चल रहा है उसको चलने दें, अपने आप सॉल्यूशंस निकालें। आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आजकल बड़े बड़े फिल्ट्रेशन प्लांट आ गए जो हवा को फिल्टर कर देते हैं, हर घर में पड़े हुए हैं। आप उसको मास के ऊपर करें। चाइना ने काबू पा लिया ना, सबसे पोल्यूटेड शहर था उनका, सबसे अखीर पोल्यूशन थी 10 पे है एयर इंडेक्स उनका। तो हम इसको जवाब बना रहे हैं, क्या वो कंक्रीट का कब्रिस्तान नहीं? कैसी है बात करें। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो जब यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से बस रात आते हैं तो कौन सा तबका समझते हैं तो सबसे एक तो डायरेक्टली और सबसे ज्यादा मुतासिर होता है? यार आप मुझे एक बात बताएं कि इस मुल्क में सबसे गरीब तबका कौन सा है? आप मुझे सवाल का जवाब दें। मजदूर अजय काम, मजदूर जो दिहाड़ी पर काम करता है। मजदूर ने पूरा दिन दिहाड़ी लगानी है, पूरा दिन मेहनत करनी है, उसके बाद जो उसको पैसे मिलने उसने घर पे जाके अपने बच्चों को रोटी खिलानी है। तो इस तबके के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, वो मजदूर मुंसलिक है, वो मिस्त्री मुंसलिक है, वो इलेक्ट्रिशियन मुंसलिक है, वो प्लम्बर मुंसलिक है, जिसने यहाँ से पैसे कमाने और अपने बच्चों को घर पे जाके खाना खिलाना है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ी सी भी रुकावटें डालते हैं तो आप एक बहुत मेजॉरिटी एक तबके को रोज़गार से महरूम कर देते हैं, जो 2 वक्त की रोटी यहाँ पे काम करके अपने घर पे लेके जाके अपने बच्चों को खिलाता है। तो खुदा रहम करे। बल्कि एक और बात है, आप पॉलिसी बनाए मजदूर की तनख्वाह डबल कर देनी है, आपको यही तबका, हमें इस पे भी मसला नहीं है। आप मजदूर की तनख्वाह, मैं मजदूर की राइट्स के लिए बात करता हूँ, मजदूर की दिहाड़ी डबल होनी चाहिए। ठीक है, और आप इस पे इकदाम करें, खुशहाली आ जाएगी। ठीक है, कुछ मुल्क से क्राइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कुछ हाउस फाइनेंसिंग के वाले से भी बात करते हैं। हाउस फाइनेंसिंग जो है बैंक्स बड़ा सपोर्ट करते हैं घर बनाने के लिए, यार आपको घर बनाने की बात बड़ा एक मुतनाज़िया एक सवाल है, इस पे आप मुझसे कोई राय ना लें क्योंकि मेरा व्यू सब बंदों को चलें। आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू दें। मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। मैं सिंपल इतना कहूंगा, उसकी वजह कि बड़े लोगों की दिल आजारी हो जाती है जब मैं इस पे खुल के बात करता हूँ ना, तो मैं इसलिए कहता हूँ चलो मैं अपनी हद तक तो मेरा विजन क्लियर है, मैं उस पे बात। क्या आपको ये लगता है ये जायज़ नहीं है हाउस फाइनेंसिंग करवाना? वो मेरा अपना एक विजन है। मैं बैंकिंग से लोन लेके गाड़ी घर लेना मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। तो मैं कोई आलिम दीन तो नहीं इसमें फतवा दे सकूं, मैंने अपनी बात ही करनी है ना। बैंकों के पास भी फतवे मौजूद होते हैं डॉक्टर। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं आलिम नहीं हूँ, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता, बस मैंने अपनी बात की है। डॉक्टर सुहेल इकराम ने अपनी जात की बात की, मैं मुतमईन नहीं होता। तो एक आम आदमी जिसके पास इल्म नहीं है वो हमारे प्रोग्राम के जरिए इंफॉर्मेशन लेता है, वो स्टडी करे, ठीक है ना, और वो हमें यही कहता है फीडबैक देके कि बैंक के पास फतवा भी है, उन्होंने मुझे फतवा भी दिखाया, वो स्टडी करे बस। मैं ये बात करता हूँ, जब हमारा दिल, ये हदीस है कुल्लु मौलूदिन अला फितरतिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक इस्लाम का पुर्जा फिट किया है। जब आप कोई काम करते हो तो आपका जब ज़मीर अंदर से आपको दस्तक देता है ना, तब आप फतवा ढूंढते हो। तो अपने ज़मीर की सुनो, अगर आपको लग रहा है काम गलत है तो गलत है, और बिल्कुल आपको पता होता है। बिल्कुल हदीस का मफहूम भी है डॉक्टर साहब के जो दिल है, दिल से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं। तो अपने दिल की सुने नाज़रीन, आपको पता लग जाता है, आपका दिल ही मुतमईन नहीं हो रहा था, आप फिर फतवे की आड़ में अपने दिल को समझाते हो बस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत से ऐसे हमने देखे कि इस तरह के केसेस भी आए हाउसिंग प्रोजेक्ट के वाले से, खास तौर पर डॉक्टर साहब के 4 साल का अगर आसान एक साथ का प्लान है तो 6 साल गुजर गए और वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाए। तो जब वो 6 साल गुजर गए तो एस्केलेशन चार्जेस एक आम आदमी को, उस पर हिडन चार्जेस, जिस पर अभी हमने बात की, हिडन चार्जेस को फिर वो अप्लाई होते हैं। तो उसका क्या कसूर है एक आम आदमी का? उससे तो वक्त पे खरीदा है, ये तो कसूर फिर डेवलपर का है। डेवलपर को इनफैक्ट पे करना चाहिए इस चीज़ को। जाहिर बात है, पे नहीं भी करना चाहिए, तो कम से कम अपनी गलती का जो है वो खमियाजा कम से कम उससे मजीद पैसे तो ना ले। तो मैं ये कहता हूँ ये ज्यादती है, जुल्म है, ये नहीं करना चाहिए। इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं कि यार डेवलपर अपनी गलतियां भी जो है क्लाइंट पे ठोकता है और उस पर जो है वो जुल्म करता है। ये हम जुल्म के खिलाफ हैं इसके, और नहीं होने चाहिए। एस्केलेशन चार्जेस होने ही नहीं चाहिए। देखो चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है किसी इदारे की तरफ से, कोई जिस तरह चाहे वो एस्केलेशन चार्जेस ले, किसी किस्म का कोई मॉनिटरिंग सेल या किसी किस्म का कोई अप्रूवल जहां से मिलते हैं मुतल्लिका इदारों से, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। काश होता, हम तो यही कहते हैं। फिर आम आदमी ने उसी तरह रुलना है, अदालतों में केसेस करने, और ये वाले मामला रहेंगे। अदालतों में भी आपको पता है क्या, बेचारे अगली नस्ल आ जाती है, वही केस भुगतती रही होती है। जी बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। फीडबैक आपने देना है। हमने बात की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से बात की, आम आदमी कहाँ स्टैंड करता है और इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जो आम आदमी की अपनी जिम्मेदारी भी है। और इसके साथ साथ हमने बात की कि हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, एक डेवलपर की क्या जिम्मेदारी है। इन तमाम तर सवालात के जवाब डॉक्टर सुहेल इकराम साहब से हमने लिए। फैसला आपका, आप क्या सोचते हैं, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मोहम्मद रिजवान सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।